हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी खूबसूरत सी जर्नी। और इस जर्नी में सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 22 तक जाएगा। और एक रीज़न है, आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि पहले चैप्टर से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं। और वैसे तो इमेजिन तो पूरे ही बायोलॉजी में करना पड़ेगा, लेकिन पहले चैप्टर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। आपको ऐसा लगेगा कि यार बायो कितनी बोरिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे और फिर हमारे और आपके बीच जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। और जो बायोलॉजी के लिए जो प्यार है ना, जो कनेक्टिविटी है वो नहीं आएगा। लगेगा कि बायो यार वाकई में रटने की चीज़ है, सब बोरिंग है। तो यहाँ से मैं इस वजह से सिर्फ आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमेजिन कर पाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार डॉक्टर जो इंजेक्शन में भर के देता है वो इंजेक्शन से ही क्यों लेना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं है कि जो उसमें भरा है वो निकाल के और हमें पीने के लिए दे दिया जाए? जब हम ऐसा कई बार पूछते भी हैं, कुछ शरारत बच्चे होते हैं ऐसा करते हैं शरारत, तो पूछते हैं कि जो इंजेक्शन में भरा है वो पीने को दे दीजिए ना, क्यों लगवाएं? तो डॉक्टर कहता है नहीं, लगवाना ही पड़ेगा, पी नहीं सकते। तो क्या ऐसा रीज़न है कि जो इंजेक्शन में भरा होता है वो हम पी नहीं सकते, सिर्फ आपको इंजेक्शन के थ्रू ही लेना पड़ेगा? तो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस खूबसूरत सी जर्नी को। और स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 16, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो आज यहीं से शुरुआत होता है हमारा सफर। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। शुरू करने से पहले कुछ दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि सबसे पहली बात यह है कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ या जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो पहली चीज़ आपके जो नोट्स हैं, कॉपी और पेन, वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है एनसीईआरटी, जो कि पूरी 11th में आपके साथ रहेगी, वो हमेशा आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि जब मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाऊंगा ना, तो आपके सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या लाइन है। और जहाँ मैं कहूँ या जो चीज़ मैं यहाँ बोर्ड में लिखूँ उस चीज़ को एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा, या फिर आप जब नोट्स बनाएंगे तो वो खुद ब खुद नोट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नोट्स क्यों बनाने जब एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। तो नोट्स बनाने का मैं रीज़न बता देता हूँ कि नोट्स बनाने का रीज़न ये है कि एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत जल्दी भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको 2 से 3 घंटे लगने वाले, सच मानिए। या आप बहुत जल्दी अगर पेज पलटेंगे तो भी आप 1 से 2 घंटे लॉस कर देंगे एक चैप्टर में। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा। पहली बार आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, मेरा लेक्चर देखेंगे, दोबारा जब आप नोट्स उठाएंगे ना तो आपको लगेगा यार ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज़ याद करने की है ही नहीं, सब चीज़ें समझ चुके हैं। तो आपको मिनिमम मेरे हिसाब से आधे घंटे, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है ज़्यादा वक्त लगे, जब दोबारा तिबारा आप रिवाइज करेंगे तो बहुत कम टाइम लगने वाला है, सिर्फ पेज पलटाना पड़ेगा। तो इसीलिए नोट्स ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ कॉपी पेन अपने साथ रखना है और दूसरी चीज़ एनसीईआरटी अपने साथ रखना है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी को। मैं भी एनसीईआरटी देख लेता हूँ ज़रा।
तो एनसीईआरटी मेरे सामने है। आई होप कि आप लोगों ने भी एनसीईआरटी खोल रखी होगी। और एनसीईआरटी में जैसे ही आप देखेंगे यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपको कई सारे चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं। इन सब चैप्टर की जो थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक दे दूँगा, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस सिर्फ एक आइडिया आ जाएगा कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखें। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले दिया है जो साइंटिस्ट का एक नाम दिया है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, पहले तो मैं ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेते हैं। शुरू करते हैं। कुछ गाना वाना अगर आ रहा हो तो गा लीजिए। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर जो तू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। तो अल्फोंसो कॉर्टाई, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम दिया है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, अल्फोंसो कॉर्टाई। एक्चुअली में ये क्या है, और नीचे दिया है 1822 से 1888, ये इनका जन्म और ये इनका निपट जाना। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी दिया है तो जानकारी ले लेते हैं। अल्फोंसो कॉर्टाई इटालियन एनाटोमिस्ट, इटालियन एनाटॉमी। एनाटोमिस्ट का मतलब क्या होता है समझते हैं। एनाटोमिस्ट लिखा है, एनाटोमिस्ट आपने एक वर्ड सुना होगा एनाटॉमी, आई होप सुन रखा होगा, नहीं सुना है पहली बार है तो कोई बात नहीं। एनाटोमिस्ट जो वर्ड है वो आया है एनाटॉमी से, एनाटॉमी या एनाटमी, जो भी आप कहना चाहें। एनाटमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, दैट इज एनाटमी। अब इंटरनल स्टडी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो प्लांट की हो तो हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी, अगर वो एनिमल की है तो हम लोग बात करेंगे एनिमल एनाटॉमी की। और जो भी एनाटॉमी की स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग एनाटॉमिस्ट कहते हैं। तो अल्फोंसो क्या थे, इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। दूसरा वॉज बॉर्न इन 1822, कोई मतलब नहीं। कॉर्टाई बिगिन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम होता है, और रेप्टाइल्स आपका एक कैटेगरी है जिसमें रेंगने वाले जीव जंतु आते हैं, वो रेप्टाइल्स ग्रुप में आते हैं। तो उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे थे। फिर लिखा है लेटर ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना अटेंशन जो है वो चेंज करके मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में ले गए। ऑडिटरी सिस्टम का मतलब होता है, ये वर्ड है ऑडियो, ऑडियो वर्ड आप जानते होंगे, ऑडियो वीडियो। तो ऑडियो से आया है ऑडिटरी यानी कि हियरिंग, सुनने वाली चीज़ें। तो मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम, हमारे इंसानों का जो सुनने का प्रोसेस होता है वो ईयर से रिलेटेड होता है, तो ईयर के थ्रू ही होता है। तो इसकी स्टडी वो करने लगे, जो ऑडिटरी सिस्टम है, या हम सिंपली कह दें कि ईयर की स्टडी करने लगे। In 1851, he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea containing hair cells। ये cochlea जो भी वर्ड है सुन लीजिए, ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ नाम याद रखिए, क्योंकि आगे जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम आई के बारे में पढ़ेंगे, हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये नाम हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद रखिए, ये सुन लीजिए कि कॉक्लिया भी कुछ चीज़ है। कंटेनिंग हेयर सेल दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। एक नाम आया द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कोई ऑर्गन होगा जिसके बारे में इन्होंने स्टडी की और उसका नाम पड़ गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इन्हीं के नाम पर पड़ गया है
अल्फांसो कॉर्टाई के नाम पर पे ये पड़ गया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक्चुअली क्या ये लग रहा होगा कि यार इतना अजीब सा नाम कैसे है, तो अजीब सा नाम कुछ नहीं है, सिर्फ जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा है उन्हीं के नाम पर पड़ गया है। साइंस में कई बार ऐसा होता है कि जिसने जिस चीज़ की खोज करी उस चीज़ को उसी के नाम पर रख दिया। अब शुक्र है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, या हमारे यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं बना, वरना सोचिए क्या नाम होता। सपोज़ कि हमारे यहाँ किसी ने ढूंढा होता तो इसका नाम शायद ऑर्गन ऑफ पप्पू भी हो सकता था, ऑर्गन ऑफ चिंटू भी हो सकता था, ऑर्गन ऑफ छोटू भी हो सकता था। तो शुक्र है कि अपने यहाँ किसी ने नहीं खोजा, इसलिए ये ऐसा नाम है। खैर जो भी है छोड़ते हैं उसको, बस आ जाते हैं अपने चैप्टर में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। तो ये यहाँ से ये निपट गया, तो इनको भी निपटा देते हैं। इनके बारे में पढ़ करके क्या करेंगे, थोड़ा सा जानकारी थी जो हमें लेनी थी वो हमने ले लिया। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने इस चैप्टर की, और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है इम्पॉर्टेंट पोर्शन। सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम लोग नाम से मतलब समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। डाइजेशन एक सिंपल सा वर्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ डाइजेशन, तो आपके मन में आएगा कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना अंदर जाता है और पच जाता है, उसी को तो डाइजेशन कहते हैं। तो खाने का पचना, पचना मतलब डाइजेस्ट होना। अब मैंने आपसे पूछा कि डाइजेशन क्या है, आपने जवाब दिया कि खाना खाना और डाइजेस्ट हो जाना। तो मैंने जो क्वेश्चन किया आपने आंसर में भी वही चीज़ बता दिया। तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, आंसर कुछ अलग होना चाहिए। तो डाइजेशन को हम लोग समझते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। सबसे पहले कुछ चीज़ें दी है वो जानकारी लेते हैं कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब ये चीज़ जो भी मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ उसको प्लीज़ अपने नोट्स में ज़रूर लिखें कि मेजर कंपोनेंट्स, एनसीईआरटी कह रही है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, हमारे फूड का जो मेजर कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हम खाते हैं वो क्या हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी हमारी डाइट में होना चाहिए, और तीसरा चीज़ फैट। कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। फैट भी हमारे जो फूड है कंपोनेंट, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली जो स्किन का ग्लो है ना, जो हल्का सा थोड़ी चमक होती है कई लोगों के चेहरे में, आपने देखा होगा, वो जो होती है वो सिर्फ फैट की वजह से होती है। तो हमारे फूड में फैट भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर नेक्स्ट चीज़ कह रहा है विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, या स्मॉल कंपोनेंट कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, विटामिन्स, स्मॉल अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स कैसे चाहिए होते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में। इसको विटामिन पढ़ें या विटामिन पढ़ें, जो आपका मर्जी है वो आप पढ़ें। वैसे फ़िलहाल ये होता है विटामिन। एक्चुअली में ये वाइट जो वर्ड है ये वाइटल से आया है, और जो अमाइन है ये एक्चुअली में एक ग्रुप होता है। अब ये चीज़ें आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अमाइन ग्रुप क्या होता है ये आपको केमिस्ट्री वाले सर आपके डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि विटामिन एंड मिनरल्स ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, और जो मेजर कंपोनेंट होता है हमारे फूड का वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कह रहा है कि फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो जो हम फूड लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, जो हम फूड लेते हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि यार खाना क्यों खाते हैं, ना खाएं तो ज़रूरी है क्या खाना? तो खाना खाना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि फूड हमें ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड से,
और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। हमारे कहीं लग गया है, चोट वोट लग गई है, तो टिश्यू जो डैमेज हो गए हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है फूड। और सबसे बड़ी चीज़ एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर में ताकत नहीं होगी, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से चल फिर नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ खाया नहीं होता तो बड़ा ही आलस कर जाते हैं। तो फूड हमें एनर्जी देता है और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो पानी हम लोग अंदर लेते हैं वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी ना हो हमारे शरीर में, उससे रिलेटेड होता है, इसलिए पानी की भी ज़रूरत होती है हमारे शरीर में। फिर अगला कह रहा है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायोमोलिक्यूल, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होती, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, ये जैसा हम खाते हैं ये वैसे ही यूज़ नहीं होती हमारी बॉडी में। बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं अंदर, बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, और कुछ प्रोसेसेस जो होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे और अभी धीरे धीरे करते ही जा रहे हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं फूड में वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होते, और जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में है वैसे तो बिल्कुल नहीं होते। फिर कह रहा है दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पड़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होना पड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो नाम है चैप्टर का वही डिफिनीशन है, तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगली जो डिफिनीशन है, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेशन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन को कह रहा है, नाम चैप्टर का भी वही है, यहाँ भी देख लेते हैं कि डाइजेशन एक्चुअली में एनसीईआरटी क्या डिफिनीशन लिखती है कि डाइजेशन क्या होता है। वो नहीं होता जो आप सोचते हैं कि खाना खाया और पच गया, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड substances into simple absorbable form। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसका वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसका ऐसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना जो सिंपली एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे टिश्यू के थ्रू ब्लड में जा सके, ऐसे में कन्वर्ट हो जाना, उस कॉम्प्लेक्स फूड का इतने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज डाइजेशन। उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल, दाल चावल सब्जी रोटी पिज़्ज़ा अंडा बर्गर, जो भी चीज़ है उनका कन्वर्ट हो जाना सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट कह रहा है एंड इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। अब ये जो डाइजेशन है वो दो चीज़ों के द्वारा होता है, बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल का मतलब होता है कुछ एनर्जी जिसमें लगती हो। बायोकेमिकल ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो अंदर अपने आप कुछ ना कुछ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ एंजाइम डाइजेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही है, दैट इज़ बायोकेमिकल। और दूसरा होता है मैकेनिकल। कई बार कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए, यानी कि जब हम कुछ वर्क करेंगे तो उससे भी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है।
तो वही चीज़ लिखा है कि जो डाइजेशन है वो दो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू होता है, पहली बायोकेमिकल और दूसरा मैकेनिकल। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ तक हमने बात कर ली डाइजेशन की। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हमारे ब्लड के थ्रू जो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है फूड, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसको अपने ब्लड के थ्रू अंदर ले लेना। अब ये कैसे लेते हैं ये हम आगे बात करेंगे। तो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। तो हमने बात कर ली डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, वो दो चीज़ें रखता है अपने पास। क्या क्या रखता है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आपकी आती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी चीज़ आपकी आती है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो ये आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया। सो स्टार्ट करें एलिमेंट्री कैनाल को। हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। अब एंटीरियरली और पोस्टीरियरली का मतलब मैं बता दूं। एंटीरियरली का मतलब होता है आगे, ठीक है, आगे से। पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे से। ऐसे ही कहीं एक टर्म आएगा वेंट्रली और डॉर्शली, तो मैं अभी उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, बाद में फिर बताऊँगा। लेकिन अभी आप याद रखें कि वेंट्रल, जब बात आएगी वेंट्रल की, पहले क्या है कि हम लोग टेट्रापेडल यानी कि 4 पैरों से चलते थे ह्यूमंस, अब बाइपेडल हो गया है। अब हमारा लोकोमोशन जो है वो 2 पैरों का है। तो जब हम 4 वाला हिस्सा टुवर्ड्स द ग्राउंड रहता था, आगे का हिस्सा जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ रहता था, तो इसे हम लोग वेंट्रल कहते थे। और जो अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि जो ग्राउंड के अगेंस्ट था, ऊपर वाला हिस्सा या जिसे पीछे वाला हिस्सा कहते हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट था, तो उसे हम लोग डॉर्सल कहते हैं। तो ये कई बार टर्म आएगा वेंट्रल और डॉर्सल, अभी याद रखिएगा। सो हम बात करते हैं, फिर से आते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल पे। तो एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियरली हम लोग सिंपली बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल ये फैली हुई होती है माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, माउथ टू एनस फैली हुई होती है, आगे से माउथ से, पीछे से एनस की तरफ। द माउथ लीड्स टू अ बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अब माउथ, हमारे जो माउथ की बात करें तो माउथ में आ जाता है बक्कल कैविटी। माउथ जो होता है लीड्स टू का मतलब होता है आगे बढ़ता है या खुलता है, ठीक है। माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी, लीड्स टू ओरल कैविटी, या इसी को कह देते हैं बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। अब ओरल कैविटी का मतलब क्या होता है? ये जो माउथ होता है अंदर का, ये जो अंदर की सब चीज़ें होती हैं, माउथ जिसमें ओपन हुआ तो वो सब चीज़ें अंदर जो आता है
दैट इज ओरल कैविटी। तो वही एनसीईआरटी कह रहा है कि द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी में हम लोग बात करेंगे किसकी, टीथ की बात करेंगे और दूसरी टंग की बात करेंगे। फिर कुछ कंडीशंस हैं, अब हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं। तो उन कंडीशंस को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीथ की। तो टीथ की कुछ कंडीशंस हैं, हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं जो एनसीईआरटी सबसे पहले कह रही है, दैट इज द थीकोडोंट। दैट इज थीकोडोंट। अब देखिए यहां से मतलब समझते जाइएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। थीको का मतलब क्या होता है, इम्बेडेड। ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसे स्लैश बनाइए थीको के बाद और डोंट को अलग कर दीजिए। थीको का मतलब होता है इम्बेडेड। इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब धंसा हुआ। ठीक है, इम्बेडेड का मतलब हो गया धंसा हुआ। और डोंट एक कंडीशन होती है दांतों की। जब भी दांतों के बारे में बात करते हैं तो वहां वर्ड आता है डोंट। कई बार आपने देखा होगा डेंटिस्ट, डेनिटिशियन। तो डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेनिटिशियन दांतों का अरेंजमेंट। तो ये जो डोंट वर्ड होता है इसका मतलब होता है टीथ। ठीक है, तो इम्बेडेड टीथ यानी कि थीकोडोंट कंडीशन क्या होता है कि ईच टूथ, जो हमारा दांत होता है ना, हर एक दांत एक सॉकेट, एक जॉ के, हमारा जो जॉ है उसमें एक गड्ढे गड्ढे से बने होते हैं, वहां पर दांत ऐसे फंसे होते हैं और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं दैट इज थीकोडोंट कंडीशन। तो एनसीईआरटी यही कह रही है कि ईच टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। यही चीज है, क्या है कि सिंपल सी चीजें हैं, बस उसकी लाइनें अजीब हैं। अब यही आप डायरेक्टली पढ़ेंगे, ईच टूथ इज इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट। तो यही चीज आप 10 बार पढ़ेंगे याद करने के लिए। सिंपल सा समझ लीजिए कि थीको का मतलब होता है इम्बेडेड और डोंट एक कंडीशन होती है दांतों की। तो दांतों को धंसा हुआ, दांतों का ऐसे सॉकेट में लगा हुआ होना, दैट इज थीकोडोंट। अब इसी को एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि ईच टूथ। अब देखिए टीथ और टूथ में कंफ्यूज मत होना। टीथ जो होता है वो पूरा दांत होते हैं, एक वचन और बहुवचन आपने सुना होगा, सिंगुलर प्लूरल। तो जो सिंगुलर होता है वो टूथ होता है और जो प्लूरल होता है वो टीथ होता है। तो ईच टूथ, हम एक एक दांत की बात कर रहे हैं, तो ईच टूथ इज इम्बेडेड इन अ socket of jawbone, socket of jawbone, that is called thecodont condition, that is called thecodont। ठीक है, तो ये होता है थीकोडोंट। नेक्स्ट कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हेट्रोडोंट, या नेक्स्ट हेट्रोडोंट ही देख लेते हैं, हेट्रोडोंट। या चलिए पहले एक और कंडीशन है उसकी देख लेते हैं, क्योंकि ये अगर पढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी नीचे जगह नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले डाइफायाडोंट। डाइफायाडोंट, अब देखिए नाम से ही मतलब समझिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाइफाया को अलग कर दो, ठीक है। और इसमें भी डाई का मतलब आप लोग को पता हो, शायद आपने सुन रखा हो कि डाई हो या बाय हो, साइंस में उसका मतलब होता है दो, ठीक है। और फायाडोंट एक कंडीशन होती है, और डोंट यानी दांतों की, टीथ की। तो दांतों का दो बार, दो दांत का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें दांत दो बार निकलते हैं। आपने सुना होगा, पहले हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं कि एक तरह के दांत जो होते हैं वो होते हैं टेम्परेरी या मिल्की टीथ, ठीक है। या इसी को कहते हैं डेसिडुअस,
डेसिडुअस, स्पेलिंग कहीं ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। टेम्परेरी या मिल्की या डेसिडुअस टीथ हो, अभी मैं मतलब बताता हूं इसका। दूसरा चीज होता है परमानेंट या एडल्ट टीथ, परमानेंट या एडल्ट टीथ, एडल्ट टीथ, ठीक है। तो मिल्की टीथ से आप लोग नाम समझ रहे होंगे क्या है कि डाइफायाडोंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दांत दो बार का मतलब होता है, एक दांत जो होते हैं बच्चों में, आपने सुना होगा दूध के दांत, तो बच्चों में क्या होता है, दूध के दांत होते हैं, वो बड़े होते होते बदल जाते हैं टेम्परेरी और परमानेंट, जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो दूध के दांत क्या होते हैं, एक बार टूट जाते हैं और दोबारा फिर हमारे जो दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट या एडल्ट टीथ, और अगर वो टूट गए तो फिर दोबारा नहीं आते। तो दैट इज कंडीशन, दांतों का 2 बार निकलना, पूरे जीवन काल में दांतों का 2 बार निकलना, दैट कंडीशन इज नोन एज डायफायाडोंट। याद हो गया, डाय मतलब 2, फायाडोंट यानी कि दांतों की कंडीशन, दांतों का 2 बार निकलना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायफायाडोंट। पहले मिल्की टीथ, दूध के दांत, दूसरे परमानेंट या एडल्ट टीथ। अब इसके आगे अगली कंडीशन की बात करते हैं। सो नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया करें, और जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ना ऐसे ही अपने नोटबुक बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे अपनी नोटबुक बनाएंगे ना तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एनसीईआरटी से कभी पढ़ने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी इतना अजीब दे रखा है ना कि आप सोचेंगे कि यार ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कहाँ से क्या चीज़ उठा दी, किसके बाद क्या चीज़ बता दिया, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही नोट्स को बनाएं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो रफ करूं, मिटा रहे। कुछ लोग होते हैं सर उतार लेने दीजिए, तो जो लोग उतार रहे हैं तो उतार लें। चलो उतर गया होगा। सो अगली कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। सर क्या उतारने की बात कर रहे थे बेटा, जो बोर्ड पे लिखा है ना वो छापने की बात कर रहे थे, उतारने की बात नहीं कर रहे थे। चलो अगली कंडीशन जो आती है, दैट कंडीशन इज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, अब देखो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, पढ़ा होगा साइंस में आपने, नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डोंट फिर दांतों की कंडीशन। अब आप कहोगे सर डिफरेंट दांत कहाँ होते हैं, कि जैसे ही तो होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, हम लोग बात करते हैं डिफरेंट। तो 4 types of teeth are found in humans। 4 types of teeth are found in humans that condition is called heterodont, dentition। अब देखिए, अब 4 तरह के दांत हमने बात करी, तो 4 तरह के दांत कौन कौन से होते हैं? तो 4 तरह के दांत कौन कौन से होते हैं? 4 तरह के दांत आपने शायद पहली क्लास में पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा है तो मैं बता देता हूँ कि 4 तरह के दांत जो होते हैं वो होते हैं इंसीजर। पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं, इंसीजर। फिर होते हैं केनाइन। इंसीजर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, केनाइन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। देन आते हैं प्रीमोलर, इसको हम लोग पीएम से डिनोट करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रीमोलर। फिर लास्ट आता है मोलर, दैट इज एम, इसे एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के टीथ होते हैं, आई, सी, पी, एम। अब आ जाते हैं अगली चीज, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला।
ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। मानव के दांतों का सूत्र। वाह, कोई सूत्र भी होता है, कोई फॉर्मूला भी होता है। चलो, तो क्या होता है फॉर्मूला, उसकी बात जानते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे I, फिर बात करेंगे C, फिर बात करेंगे PM, फिर M। अब हम लोग लिख लेते हैं कि इंसीजर कितने होते हैं, वो होते हैं 2। केनाइन कितने होते हैं, 1 होते हैं। यहाँ हम पेयर की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं कि इंसीजर एक होता है, हम बात कर रहे हैं पेयर की। इंसीजर 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर, 1 पेयर इज इक्वल टू 2। एक पेयर का मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो एक पेयर मतलब दो चीज़। यहाँ हम पेयर की बात कर रहे हैं तो दो मतलब 2 पेयर, यानी कि 4 होंगे, ठीक है। तो 2 1, फिर प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब पहले इतने का मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि इंसीजर का मतलब होता है इंसीजर। सीजर आपने सुना होगा, काट पीट सुना होगा ना, ऑपरेशन सीजर, उसका सीजर हुआ, ऐसा वर्ड कभी सुनने में आया हो तो ऑपरेशन हुआ, चीर फाड़ हुई, तो वो चीज़ होते हैं इंसीजर। होते हैं वो दांत जो चीर फाड़ करने के, काटने के काम आते हैं, दैट इज इंसीजर, काटना। और एक होता है केनाइन। केनाइन दांत आए हैं बिल्ली और शेरों से, घसीटते हैं, जो लास्ट के कॉर्नर के होते हैं, दैट इज केनाइन। प्रीमोलर, मोलर से पहले वाले, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है। तो प्री मोलर यानी कि मोलर से पहले वाले, फिर लास्ट में आते हैं मोलर। अब ये जो लिखा है इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या लिख दिया सर आपने, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। क्या याद करना है? नहीं, याद नहीं करना। सबसे पहले जो 2 1 2 3 है, हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ हाफ ले लो, यहाँ से आधे से, इधर के ऊपर वाले। तो इधर के ऊपर वाले दांत 2 इंसीजर, 1 केनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और फिर 3 मोलर। अभी हम लोग आधे से इधर के ऊपर वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 1 2 3, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने नीचे ले लिए इधर वाले, इधर की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ऊपर और नीचे, तो हमने कहा कि 2 1 2 3 अपॉन, यानी कि उतने ही नीचे, ठीक है। तो अभी हमने हाफ इधर की बात करी, अब आधे इधर होंगे, सेम यही जितने इस तरफ होते हैं यही उस तरफ होते हैं। तो हमने कहा कि अभी हमने एक तरफ की बात करी तो लिख दिया, अब जब उतने ही इस तरफ है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतने ही इस तरफ हैं। तो 2 1 3 2 5 3 8, यानी कि 8 ऊपर 8 नीचे, तो 8 8 16 हो गए, और 16 इस तरफ हुए तो 16 ही इस तरफ। तो टोटल कितने आ गए, 32 हो गई, 32। इसी को कहते हैं 32 दिखाना, यानी कि 32 दांत होना, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं, और शायद आपने मज़ा किया होगा मेरे साथ, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। सो ऐसे ही हम लोग आगे बात करते रहेंगे, और ज़्यादा क्या कहूँ, बस वो नहीं कहूँगा जो आप सोच रहे हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे बड़ी चीज़, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।